तो हम इसको देखते हैं कि क्या चीज है। जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। अब चार्ज को अगर फ्लो करा दिया जाए तो यही इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। इससे पहले आप देखिए इस पिक्चर में ये बंदा जो है गुब्बारे को अपने सर से रगड़ रहा है। रगड़ने से क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज अनबैलेंस हो जाते हैं। चार्ज यूं समझिए कि एक में कम और एक में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक में कम और एक में ज्यादा होने से क्या होता है कि अनबैलेंस चार्जेस की वजह से एक में कम चार्ज एक में ज्यादा चार्ज अगर आ जाए तो उसी को चार्ज कहते हैं। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात हम समझा रहे हैं। आपने मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे आपने ये पढ़ रखा है कि एक एटम में 3 चीजें होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो अंदर न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव कर रहा होता है आउटर शेल में। और किस तरह मूव कर रहा होता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है केमिस्ट्री में कि आउटर शेल में कितने हैं, इनर शेल में कितने हैं। लेकिन ये बात तय है, आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वक्त अगर इसे मौका मिले तो ये भाग सकता है। इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है और मौका मिले तो बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ सकते हैं। वो उसके मुताबिक होता है कि स्टेबिलिटी के मुताबिक अगर ये निकल के ज्यादा स्टेबल हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ज्यादा स्टेबल हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी मूव नहीं करते हैं, वो हमेशा न्यूक्लियस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि सोडियम है। सोडियम के आपने पढ़ रखा है कि इसका नंबर क्या होता है 11, इसीलिए इस पर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और लगभग 11 के बराबर 12.5 न्यूट्रॉन जो है थोड़ा सा हल्का, इससे वेट ज्यादा होता है। तो 12 या 11 हम मान लेते हैं न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी हो सकता है या लगभग बराबर हो सकता है। इतना तय है कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि कौन से चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस वक्त जब 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन प्रेजेंट हों, इस वक्त ये जो एटम है, ये क्या है, ये है न्यूट्रल है, उदासीन है, न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल का मतलब होता है उस पर कोई चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज है नहीं निगेटिव चार्ज है। क्यों कोई चार्ज नहीं है? क्योंकि इस 11 इलेक्ट्रॉन ने इस 11 प्रोटॉन को खत्म कर दिया। माइनस और प्लस मिलके 0 हो जाते हैं। अगर माइनस और प्लस 2 चार्जेस एक ही सिस्टम में, एक ही एटम में हो तो उसे 0 कर दिया जाता है। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन ने 11 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर दिया और इस सिस्टम पे फर्दर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज डेवलप कैसे होगा? तब होगा जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दे या बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले ले। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होगा। प्रोटॉन को बाहर या अंदर नहीं भेजा जा सकता। प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ जो है फिक्स्ड है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज सकते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन को, सोचिए कि हमने इसको ऐसा किया कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया। अब इस पे कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 प्रोटॉन रह गए। अब देखिए क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है 10 प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर देगा और ओवरऑल एक पॉजिटिव जो है चार्ज बच जाएगा। ये 11 है ना, अनबैलेंस हो गया। एक ज्यादा है प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ही है। 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच गया। यही जो पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे एटम पे एक चार्ज आ गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब इसे कहेंगे चार्ज्ड बॉडीज। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर भेज दिया जाए तो ये बॉडी चार्ज्ड हो जाती हैं, और इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया जाए बाहर से तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, हालांकि सोडियम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं
कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसने ले लिया तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन में तो कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, प्रोटॉन तो जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा हो गया, तो अब की बार क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह चार्जेस जो हैं कभी पॉजिटिव हो जाते हैं और कभी निगेटिव हो जाते हैं। उसके पॉजिटिव निगेटिव होने से उसके चार्ज पर, उसके मास पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मासलेस होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है, जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये मासलेस माना जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से सिर्फ जो तब्दीली आती है वो उसके चार्ज पे आती है, मास पर कोई असर नहीं पड़ता। यही यहाँ पर हो रहा है, यही खेल हो रहा है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब भी रब करते हैं किसी चीज को, तो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जा रहा है। पहले गुब्बारा जो था, गुब्बारा अलग था और इस पे भी, ये भी न्यूट्रल था और इनके सर के बाल भी न्यूट्रल थे। जब दोनों घिस दिया गया तो पता चला कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें आ गए। अब ये भी चार्ज्ड हो गया, ये भी चार्ज्ड हो गया। इसमें से निकल के आए तो ये पॉजिटिव हो गया और इनके अंदर चले गए तो ये निगेटिव हो गया। अब ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की खासियत क्या है? निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज रिपेल करेंगे। देखिए उसके बाद ये बेचारे ये गुब्बारे को ले जाना चाह रहे हैं दूर, लेकिन इनका बाल उस गुब्बारे से जाके चिपक जा रहा है। बहुत हेवी चीजें नहीं असर दिखाती हैं, हल्की हल्की चीजें असर दिखाती हैं, क्योंकि उतनी ही हल्की फुल्की फोर्स होती है। उससे तो थोड़े बहुत चार्ज ट्रांसफर होगा तो थोड़ा ही बहुत फोर्स हो पाएगा, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग पता चला कि आपका पूरा का पूरा सर ही चिपक जाए या हाथ ही चिपक जाए, उसके लिए ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, उसके लिए मशीन की जरूरत होगी, और ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा तो ज्यादा फोर्सेस उस पर लगेंगे। तो पता चला गुब्बारा जो है आपके हाथ में चिपक गया, अलग ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यहां आप नीचे देख रहे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी बातें जो हो रही हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हो रही हैं। इसमें इस पर कुछ चार्ज है और इस पर कुछ चार्ज है और दोनों कुछ दूरी से या चिपक के फोर्स लगा रही हैं। इसमें फर्दर ट्रांसफर कोई तार नहीं लगा हुआ है जो कि इसमें से इसमें ट्रांसफर हो जाए, है ना। इसीलिए इसे स्टैटिक फोर्स कहते हैं, और जो मूव कर जाए उसे करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो आपको अब तक ये बात समझ में आई कि इस इलेक्ट्रिसिटी का सारा दारोमदार चार्ज पे है, और चार्ज क्रिएट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या बाहर से अंदर आ जाए। तो ये जो है इतनी सारी बातें आप जान लिए। अब स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्जेस जब रेस्ट में रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, करंट तो जब मूव करे तब की फिनोमेना है, और जो चार्जेस रेस्ट में रहते हैं तो क्या करते हैं रेस्ट में रह के? क्या वो चुपचाप रहते हैं? नहीं, वो जो है कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। अगर यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल। और जो है अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। ये डिफरेंट चार्ज जो है खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्ज रिपेल करेंगे। ये दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव निगेटिव अगर दोनों है सेम है तो रिपेल करेंगे। दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, कोई एक निगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों रेस्ट पे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि तार में ये फ्लो हो रहा है चार्ज, दोनों रेस्ट पे हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि चार्जेस एट रेस्ट होगा, तो इसे कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कौन से इफेक्ट हैं? ये फोर्स लगाती हैं। फोर्स लगा के क्या करती हैं? इस बॉडी, ये बॉडी उतने पे इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। दोनों के बीच एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जो कि अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ रखे हों तो बिल्कुल ग्रेविटेशन के फॉर्मूले जैसा है। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता था F = G m1 m2 अपॉन r²। r दोनों के बीच का डिस्टेंस को कहते थे, जो सेंटर से मेजर करते हैं।
मास इसका होता था और जी एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक उसी तरह चूंकि यहाँ मास से कोई मतलब नहीं है, यहाँ चार्ज से मतलब है। मान लीजिए इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। Q से चार्ज को दिखाते हैं, इस पे मान लीजिए Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। तो अगर इसी को मिटा के हम जो है एक दूसरा कांस्टेंट K लिख दें और Q1 Q2 लिख दें, तो यही फॉर्मूला जो है इसके लिए सही हो जाता है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है और ये लगभग न्यूटन के फॉर्मूले को ही देख के दिया है, उन्हीं के फॉर्मूले जैसा है। इसीलिए इसे दूसरे तरीके से इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। जब भी डिस्टेंस नीचे पे स्क्वायर हो, ये इनवर्स में स्क्वायर है, इस तरह के फॉर्मूले को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है और ग्रेविटेशन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो ये फॉर्मूला लगभग जो है ग्रेविटेशन जैसा है। तो इतनी सारी जो बातें हुई वो चार्ज के और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक हुई, जो कि बेसिक जो है हम आपको बता दिए। हालांकि हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, जब वो मूव करे चार्ज, उसके वजह से जो इफेक्ट पैदा हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है। चार्ज की बेसिक चीजें आप समझ गए। अब जब वो चार्ज मूव करेगा उसके क्या इफेक्ट्स होंगे वो हम